नमस्कार दोस्तों आज फिर से एक सिल्वीकल्चर के टॉपिक की डिस्कस करेंगे। उसके बारे में चर्चा करेंगे और टॉपिक रहेगा व्हाट आर द बायोटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, सॉइल फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स, ये चार फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, जिनको कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं या कहा जाता है व्हाट साइट फैक्टर्स या फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी। तो आउट ऑफ दीज फोर फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सॉइल फैक्टर्स एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, जिसे टोपोग्राफिक फैक्टर भी कहा जाता है। तो ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज विस्तार से डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी बायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक एज द नेम इंडिकेट, बायो मीन्स लाइफ, जैसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द लाइफ साइंसेज, स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक मीन्स पर्टेनिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स इन ए फॉरेस्ट, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया एंड इवन मैन इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस बायोटिक फैक्टर्स। और इससे मिलता जुलता है लेकिन बिल्कुल अपोजिट है एबायोटिक फैक्टर्स दैट पर्टेन टू ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन ए फॉरेस्ट एरिया। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, ह्यूमिडिटी, सनलाइट या डिफरेंट गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम और एनी काइंड ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक मीन्स factors pertaining to living organism and abiotic means factors pertaining to non-living components or non-living things। तो बायोटिक फैक्टर्स के बारे में आज बात करेंगे। तो ये लोकेलिटी फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि ये चार किस्म के होते हैं, क्लाइमेटिक, फिजियोग्राफिक, एडाफिक एंड बायोटिक। तो पहले तीन मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। टुडे वी शैल बी डिस्कसिंग बायोटिक फैक्टर्स दैट इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन फॉरेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट इन एन एरिया। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज, इसमें चार एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट्स, इन्फ्लुएंस ऑफ इंसेक्ट्स, इन्फ्लुएंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मैन एंड हिज एनिमल। मैन एंड हिज एनिमल का मतलब है डोमेस्टिक एनिमल्स। तो सबसे पहले आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट्स। देखिए, प्लांट्स कहीं भी ग्रो करते हैं जंगल में, तो कुछ प्लांट्स होते हैं दे ग्रो वेरी विगरसली, और जो बहुत विगरसली ग्रो करते हैं वो सप्रेस कर देते हैं दूसरे प्लांट्स को। तो जो जो सप्रेस्ड होते प्लांट्स हैं उनकी जो फूड एंड लाइट सप्लाई दैट गेट रिड्यूस्ड। तो अल्टीमेटली जो सप्रेस्ड प्लांट्स हैं दे डाई, उनको वो मर जाते हैं, दे अल्टीमेटली दे आर किल्ड। तो जनरल रूल है जंगल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये प्लांट्स के साथ भी लागू होता है। तो ये जो कंपटीशन चलता रहता है इसमें दोनों का नुकसान है। ज़्यादा नुकसान सप्रेस्ड प्लांट्स का है और जो विगरस इंडिविजुअल्स हैं उनकी भी थोड़ी बहुत ग्रोथ अफेक्ट होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है। तो कुछ एंड इस कंपटीशन में देर आर सम अनडिजायरेबल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। तो वो अनडिजायरेबल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कौन कौन सी हैं, वो सबसे पहले उसमें नाम आता है जो हार्मफुल हैं, पैरासाइट्स। पैरासाइट आप सबने सुना होगा। पैरासाइट मीन्स एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में आपका ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या फिर एक प्लांट भी हो सकता है। एनी ऑर्गेनिज्म दैट ड्रॉज ए पार्ट और होल ऑफ इट नॉरिशमेंट फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जिससे वो नॉरिशमेंट या मिनरल वाटर ड्रॉ करता है, दैट प्लांट इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। और बहुत ज़्यादा अगर नॉरिशमेंट वो ड्रॉ कर लेता है तो इन एक्सट्रीम कंडीशन दैट होस्ट प्लांट में डाई आल्सो। तो पैरासाइट अगर वो टोटली होल नूरिशमेंट प्लांट से लेता है देन इट इज कॉल्ड टोटल पैरासाइट, अदरवाइज
पार्शियल पैरासाइट। तो जो एक शांतलम एल्बम, जिसको चंदन की लकड़ी कहा जाता है, दक्षिण भारत में कर्नाटक तमिलनाडु में काफ़ी होती है, ये एक पार्शियल पैरासाइट का एग्जाम्पल है, क्योंकि बिकॉज इट ड्रॉज वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स होस्ट प्लांट। तो ये तो हो गया हार्मफुल प्लांट पैरासाइट जो कि होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा है एपीफाइट्स। ये आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत मिलते हैं। ये प्लांट है ग्रोइंग ऑन बट नॉट नॉरिश्ड बाय अनदर प्लांट। ये इसको एयर प्लांट भी कहा जाता है। एयर प्लांट है, ये गलती से पॉइंट लिख दिया है, इट इज एयर प्लांट। तो एयर प्लांट का मतलब है ये एयर से और जो रेनफॉल है वातावरण से ये नॉरिशमेंट लेता है। ज़्यादा ये नॉरिशमेंट होस्ट प्लांट से नहीं लेता है, लेकिन होस्ट प्लांट पे ये रहता है ओनली टू गेट सम काइंड ऑफ सपोर्ट एंड गेटिंग एक्सेस टू लाइट। इट जनरली वीकन्स दी होस्ट बट डज नॉट किल इट। तो ये है एपीफाइट की डेफिनेशन। जैसे ऑर्किड्स हैं इन रेनफॉल एरिया, हाई रेनफॉल एरिया लाइक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये एग्जाम्पल हैं एपीफाइट के। तो इनको कहा जाता है एयर प्लांट्स, नॉट प्लांट्स, ये गलती से लिख गया, एयर प्लांट्स गेटिंग नॉरिशमेंट और मिनरल्स फ्रॉम रेनफॉल, रेन from the whatever precipitation it is getting and from air. थर्ड कैटेगरी आती है क्लाइंबर, जो कि हार्मफुल रहते हैं। तो ये भी एक वुडी प्लांट है, तो उसको लिपट जाएगा ट्विनिंग अराउंड ए होस्ट प्लांट और बाय होल्डिंग देम। किस तरह होल्ड करेगा? बाय टेंड्रिल, बाय हुक्स, बाय एरियल रूट्स और एनी अदर बोटेनिकल अरेंजमेंट्स, attachments. In other words, climbers are the plant which depend on other plants for physical support. यानी कि यहाँ ये बढ़ने के लिए केवल फिजिकल सपोर्ट मांगते हैं दूसरे प्लांट का, दूसरे ट्री का। तो जनरली ये हार्मफुल इसलिए होते हैं बिकॉज दे रिड्यूस द डायमीटर इंक्रीमेंट ऑफ द ग्रोइंग ट्री। तो ये क्लाइंबर्स आर वेरी हार्मफुल इन इनिशियल स्टेजेस। जो सैपलिंग्स पे अगर ये क्लाइंबर आ जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक माइकेनिया करके क्लाइंबर है, तो वो सैपलिंग को मार देता है। तो इसका एग्जांपल है मुकुना, बाहुनिया, वहलाई एंड बूटिया सुपरबा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्लाइंबर के। तो ये देखिए, ये क्लाइंबर इस किस्म के हैं। ये दो पेड़ों के बीच में ये क्लाइंबर लटका हुआ है। इट इज गेटिंग फिजिकल सपोर्ट फ्रॉम टू ट्रीज। एक यहाँ पे पेड़ है और एक यहाँ साइड में होगा। फोर्थ एंड मोस्ट हार्मफुल कैटेगरी ऑफ प्लांट इज ऑब्नॉक्सियस वीड। ऑब्नॉक्सियस वीड्स का मतलब है अनवांटेड प्लांट, जो अनडिजायरेबल स्पीशीज है, हुज प्रेजेंस इज जनरली नॉट वेलकम्ड इन एन एरिया। इसमें सबसे पहले नाम आता है लैंटाना कैमरा और यूपाटोरियम, क्योंकि ये compete ही नहीं करते। दे सुप्रेस दी गुड क्वालिटी प्लांट्स दैट इज ग्रोइंग इन फॉरेस्ट एरिया। जो ओरिजिनल प्लांट्स हैं, नेटिव प्लांट्स हैं फॉरेस्ट के, उसको वो सप्रेस कर लेते हैं पूरी तरह से। एंड दे बाय स्वीट डिस्पर्सल थ्रू बर्ड्स और बाय एयर दे स्प्रेड वेरी फास्ट। दे कोपाइसिस वेरी वेल एंड एफर्ट्स ऑफ एरेडिकेटिंग इट हैव फेल्ड। सबसे ज़्यादा ये नुकसान टीक और साल के फॉरेस्ट में करते हैं। टीक और साल का रीजनरेशन इन्हीं के कारण बहुत सफ़र कर रहा है। ये देखिए, ये लंटाना कमा रहा है। ये किसी ज़माने में अंग्रेज़ों के से भी पहले ये लाया गया था एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट फ्रॉम मैक्सिको साइड, और ये नाउ इट हैज एनक्रोच मोर देन 50% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द इंडिया। ये देखिए, ये इस तरह की झाड़ी बन जाती है, इसके नीचे ये किसी को भी नहीं होने देता है। ऑल काइंड ऑफ नेचुरल रीजनरेशन इज डिस्ट्रॉयड अंडर दिस काइंड ऑफ बुश। लास्ट कैटेगरी है फंजाई। तो फंजाई अटैक करता है फॉरेस्ट ट्रीज पे भी, और ये क्वालिटी ऑफ टिम्बर इससे बहुत डिटेरियोरेट हो जाती है। जब नर्सरी स्टेज में ये अटैक करता है सीडलिंग पे, तो उसे कहते हैं डैम्पिंग ऑफ डिसीज, उससे आपकी सीडलिंग मर जाती है। और मैच्योर स्टेज पे इन फॉरेस्ट एरिया जब ये पेड़ को हार्म करता है, इसे कहते हैं वुड रॉट एंड रूट रॉट इन पोल स्टेज एंड मैच्योर ट्री स्टेज, thereby killing them and making timber altogether useless। तो ये इसके फंजाई के नेगेटिव इफेक्ट है। इस तरह का ये फंजाई अटैक है। देखिए, दिस ट्री इज टोटली डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट ये था हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लांट्स।
अब आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इंसेक्ट अंडर दिस बायोटिक फैक्टर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंडियन कंडीशन में साल बोरर, टीक डिफोलिएटर एंड टीक स्केल्टनाइजर। देखिए साल और टीक सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारे टिम्बर स्पीशीज हैं जंगल में। और जोलॉजिकल नेम अगर ना याद रहे तो कोई बात नहीं, यू कैन रिमेंबर साल बोरर, टीक डिफोलिएटर एंड टीक स्केल्टनाइजर। टीक डिफोलिएटर जो है ये पूरी तरह से पत्तों को खा जाता है, ये इस तरह का ये होता है ये बीटल। और जो स्केल्टनाइजर है ये बिल्कुल स्केल्टनाइजेज लीव्स, यानी कि एक अस्थि पिंजर निकल आता है। ओनली नर्व्स आर कैन बी सीन इन द लीफ व्हेन द लीफ इज टोटली इन्फेस्टेड बाय दिस स्केल्टनाइजर। ओनली वेन्स कैन बी सीन, और जो ब्लू ग्रीन पोर्शन है लीव्स का वो पूरा चला जाता है, यानी कि एक अस्थि पिंजर टाइप का वो लीफ रह जाता है। दैट इज कॉल्ड टीक स्केल्टनाइजर। और डिफोलिएटर में तो वो पूरा लीफ को ही खा जाएगा। और साल बोरर की जहाँ तक बात है, ये देखिए ये इस तरह का ये मेल बीटल होती है, ये फीमेल बीटल थोड़ी सी लार्ज रहती है साइज में। और पेड़ में से ये इस तरह से रेजिन निकलेगा, बीमार हो जाएगा, और इस तरह से ये डस्ट निकालता है, एक्सक्रेटेड डस्ट। जो डस्ट निकाला हुआ है दैट इज क्लियरली विजिबल। और लाइफ साइकिल इनसाइड द ट्री, ये स्टेम में ये एग्स हैं, ये लार्वा, प्यूपा एंड देन बीटल। तो ये 4 स्टेज इसकी लाइफ साइकिल की हैं अपने ये साल बोरर की। और दिस इज अनदर पिक्चर शोइंग हाउ द स्टेम वुड इज डिस्ट्रॉयड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर बाय द साल बोरर। तो टोटली आपका पेड़ मर जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है बायोटिक फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस ऑफ वाइल्ड एनिमल, हाउ वाइल्ड एनिमल इफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है चीतल, सांभर और नीलगाय। चीतल एंड सांभर यू नो दे आर डियर। चीतल को कहते हैं स्पॉटेड डियर और नीलगाय को कहते हैं ब्लू बुल। दे डिस्ट्रॉय साल रीजनरेशन। जहाँ भी साल रीजनरेशन होगी जंगल में ये उसको बहुत चाव से खाते हैं, प्यार से, और उसे बर्बाद कर देते हैं। परकूपाइन होती है सेही जिसके बहुत शरीर में कांटे होते हैं। दे डिस्ट्रॉय बैम्बू सीडलिंग, खैर जिसे अकेसिया कटेचू कहते हैं, सेमल, बॉम्बक्सीबा सीडलिंग्स, मेकिंग रीजनरेशन इम्पॉसिबल। तो ये खैर की खासियत, ये इसकी खासियत है परकूपाइन की। उसके अलावा मंकी एंड लगूर, वो तो पूरा आपका अपरूट कर देंगे, चाहे चीड़ हो या कोई और सीडलिंग हो, बहुत गहराई तक 30 सेंटीमीटर मैक्सिमम तक वो अपरूट करेंगे। और इसे उनको ये खेल लगता है, वो खेल खेल में सारे अपरूट करेंगे, जंगल को तबाह करेंगे। वाइल्ड बोर्स यानी कि जंगली सुअर टाइप जो होते हैं वो बैम्बू राइजोम्स के बहुत शौकीन होते हैं। बाइसन एंड एलिफेंट्स साइज में बड़े होते हैं। ये एनॉर्मस डैमेज टू पोल्स एंड ट्री, जो पूरे पोल को और ट्री को भी उखाड़ देते हैं। ब्लैक बियर जो हैं ये भालू, ये देवदार हो, स्प्रूस हो, ब्लू पाइन हो हिमालयाज में, उसको पूरा ट्रिप ऑफ कर देंगे। और दे लिक द सैप, जो इसमें ये कोनिफर स्पीशीज हैं देवदार, स्प्रूस एंड ब्लू पाइन, इसके सैप को वो लिक करते हैं। साथ में वो कैम्बियम लेयर को भी डैमेज कर देते हैं। तो ये देखिए ये है आपका स्पॉटेड डियर जो कि साल सीडलिंग्स को चर जाता है। ये है आपका सांभर, और ये है आपका मेल ब्लू बुल, और ये है फीमेल ब्लू बुल। मेल ब्लू बुल जो है ग्रेटर इन साइज, उसके ये हॉर्न्स हैं, और ये है ये किस्म का एंटीलोप है, और इसके डार्क कलर में रहेगा, और ये फीमेल जो है ब्राउन कलर में रहेगी। और ब्राउन बियर का, ब्लैक बियर का मैंने बताया, दे लिक दिस, दे स्ट्रिप ऑफ दिस बार्क, इस बार्क को वो हटाएंगे और जीभ से इसको चाटेंगे। इसको ये जो सैप है दैट इज कंज्यूम्ड बाय दिस बियर। और ये आपका ब्राउन बियर हो गया, वो भी, ये भी काफ़ी नुकसान करेगा। वो लिक, सैप को भी लिक करेगा और उसके साथ पेड़ों को भी गिरा सकता है पोल स्टेज पे, एंड सीडलिंग्स आल्सो। और लंगूर और मंकी तो मैंने कहा वो तो खेल खेल में पूरा आपका सीडलिंग को ही उखाड़ देते हैं। और लास्ट में आता है इन्फ्लुएंस ऑफ मैन एंड हिज एनिमल। देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान जो जंगल को होता है वो है बाई मैन। सबसे ऊपर कैटेगरी में मनुष्य का नंबर आता है।
इतना नुकसान आपके पौधे नहीं करेंगे, इंसेक्ट नहीं करेंगे और एनिमल्स नहीं करेंगे, वाइल्ड एनिमल्स। जितना इन्फ्लुएंस मैन डिस्ट्रक्ट करे, जंगलों को बर्बाद करता है, और उसके डोमेस्टिक एनिमल्स। तो सबसे बड़ा इसे जो नुकसान जो मैन करता है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन एंड डिनूडेशन। उसके बाद फायर। फायर जानबूझ के भी लगाई जाती है, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड फायर। कंट्रोल्ड फायर के फायदे भी हैं, इसीलिए लगाई जाती है जंगल में। इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल कंडीशन इज देयर थ्रू इंक्रीज इन बैक्टीरियल एक्टिविटी। साइट क्लियरेंस फॉर आर्टिफिशियल रीजनरेशन। जब फेलिंग होती है जंगल में तो उसके बाद जनरली कंट्रोल फायर लगाई जाती है, सो दैट साइट इज क्लियर्ड फॉर आर्टिफिशियल रीजनरेशन और हजार्ड रिडक्शन के लिए। बट समटाइम्स दिस फायर बिकम्स अनकंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। तो उससे आपका पूरा रीजनरेशन हो, पेड़ों को भी डैमेज रहेगा, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड, प्रोडक्टिव पावर ऑफ द फॉरेस्ट, फाउना आपका जल जाएगा। तो ये है अनकंट्रोल्ड फायर के नुकसान। उसके बाद सबसे बड़ा जो डैमेज होम मैनकाइंड इज डूइंग टू द फॉरेस्ट इज माइनिंग। देखिए, वेदर इट इज कोल, आयरन ओर, कॉपर, जिंक, माइका, बॉक्साइट, all these minerals they are found in, mostly they are located in forest areas. So whether all the kind of governments, irrespective of party in power, businessmen, industrialists, they eye on, they keep an hawk eye, बाज की तरह उनकी गिद्ध दृष्टि रहती है जंगल पे कि इसको माइनिंग के लिए कब्जा किया जाए। तो ये सबसे बड़ा नुकसान जंगलों को हो रहा है। देन अनक्रोचमेंट इन दी फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। जंगल में खेत होंगे, उसके अगले साल में ये बाउंड्री और थोड़ा अंदर चली जाएगी, उससे अगले साल ये बाउंड्री इधर को चली जाएगी। तो इन दिस वे दिस अनक्रोचमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। और एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड, अभी एनजीटी में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अप्रैल के फर्स्ट वीक में 2025, मार्च के लास्ट वीक में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ने ये एफिडेविट फाइल किया है कि मोर देन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट इज अंडर अनक्रोचमेंट, यानी कि मोर देन 10 टाइम्स ऑफ दी जोग्राफिकल एरिया ऑफ दिल्ली। और ये डाटा अभी पूरा नहीं है, 10 स्टेट्स ने तो डेटा दिया ही नहीं है, जिसमें हरियाणा है, हिमाचल है, राजस्थान है, आपका जम्मू एंड कश्मीर है, लाइक दैट। तो एक्चुअल एरिया इज मच मोर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी ऑफिशियल रिकॉर्ड। डिफॉरेस्टेशन का एक और है आपका नेगेटिव इफेक्ट देख लीजिए, या आपके चाहे वेस्टर्न घाट्स में हो या हिली एरियाज या आपका हिमालय एरियाज, लैंड स्लाइड एंड मड स्लाइड दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन because of this deforestation activities. So that is causing enormous loss to the human lives as well as property. Then shifting cultivation, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है, जैसे स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी भी कहा जाता है। ये देखिए पहाड़ में ये आपका ये इस तरह से वो अपने प्लांट्स लगा लेते हैं, जनरली हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स आफ्टर क्लियरिंग दी नेचुरल वेजिटेशन। तो यहाँ भी आपका लैंडस्लाइड या आपका ये सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम बहुत होती है। इसके अलावा लॉपिंग पेड़ों में की जाती है फॉर फॉडर पर्पज, प्रूनिंग की जाती है फॉर क्लियर बोल। चलो ये तो एक फॉरेस्ट फ्रेंडली एक्टिविटी है प्रूनिंग, तो लॉपिंग भी बहुत हद तक फॉरेस्ट फ्रेंडली है। रिमूवल ऑफ ड्राई लीव्स, इस बहुत ज़्यादा आप ड्राई रिमूवल करेंगे तो दैट रॉब द फॉरेस्ट सॉइल ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, दैट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ ड्राई लीव। इसके अलावा ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग, देखिए ओवर ग्रेजिंग इज ऑलवेज हार्मफुल, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग इज बेनिफिशियल। और ग्रेजिंग और ब्राउजिंग में फ़र्क समझ लीजिए, बहुत लोगों को ये फ़र्क नहीं मालूम है। Grazing focuses on consuming grass and other herbaceous plants that grow near to the ground. Grazing हमेशा ग्राउंड लेवल पे की जाती है। एग्जाम्पल इंक्लूड कैटल, ये कैटल यानी कि गाय भैंस, शीप, भेड़ और बाइसन, जिसे गौर भी कहा जाता है, इंडियन गौर। ब्राउजिंग है ईटिंग द लीव्स एंड यंग ट्विग, जो छोटे छोटे टहनियाँ हैं या लीव्स हैं पेड़ों के और श्रब्स के,
ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है डियर में, गोट्स में और जिराफ में। तो याद रखिए, रिमेंबर, गोट्स आर नेचुरल ब्राउजर प्रेफरिंग टू ईट लीव्स, twigs एंड वाइन्स, वाइन्स में छोटे छोटे क्लाइंबर, वाइल शीप्स आर ग्रेजर्स प्रेफरिंग टू ईट शॉर्ट टेंडर ग्रास नियर टू द ग्राउंड सरफेस। तो गोट इज ए नेचुरल ब्राउजर एंड शीप इज ए नेचुरल ग्रेजर। ये देखिए, ये खिजड़ी का फॉरेस्ट है राजस्थान में, और ये लॉपिंग कर दिया गया है फॉर फॉडर पर्पज। ये तो पूरा आपका पूरा ही स्टेम, ये आपका कनोपी रिमूव कर दिया फॉर, एंड फायर वुड हैज बीन obtained फ्रॉम द ट्री। एंड एज आई टोल्ड यू, लाइट कंट्रोल्ड ग्रेजिंग इज बेनिफिशियल because it reduces fire hazard because of the reduction in density of grass and shrubs। और थोड़ा इसका एडवांटेज ये भी है कि मूविंग कैटल ब्रेक डाउन द थिक लेयर ऑफ अनडिकम्पोज नीडल इन टेम्परेट कोनिफर फॉरेस्ट। हिमालय के जो फॉरेस्ट हैं, जो अनकम्पोज नीडल्स हैं, स्पेशली आपकी कोनिफर ट्रीज की, वो थोड़ी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, एंड एक्सपोज द मिनरल सॉइल, देयर बाय क्रिएटिंग बेटर सॉइल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड में ये कंट्रोल्ड ग्रेजिंग जो है ये बेनिफिशियल होगी। लेकिन हैवी ग्रेजिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग जो होती है, तो डिजायर्ड स्पीसीज आपकी गायब हो जाएंगी, ट्रैम्पलिंग ऑफ सीडलिंग जो ज़्यादा हो जाएगी अगर आपका अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग हो जाएगी। कंपैक्शन ऑफ सॉइल इज अनदर नेगेटिव फैक्टर। आपका रेनफॉल के बाद रन ऑफ ज़्यादा हो जाएगा, वाटर रन ऑफ। Then palatable grasses are removed in large quantity, and your forest will be full of resistant inferior species। तो ये सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं ग्रेजिंग के। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ बायोटिक फैक्टर ऑन नेचुरल वेजिटेशन इन ए नेचुरल फॉरेस्ट। तो अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अमंग लाइक माइंडेड पीपल, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए सो दैट द नोटिफिकेशन कैन रीच यू विदाउट एनी प्रॉब्लम, because I keep on recording and uploading videos on various forestry, biodiversity and wildlife topics time to time for the benefit of the viewers and students who are appearing in various kinds of forestry exams, especially in competitive exam। तो आज के वीडियो में इतना ही, विदा लेता हूँ, नमस्कार।